प्रिय दर्शकों, आज का जो शीर्षक है वो है केमद्रुम दुर्योग। केमद्रुम दुर्योग कहे या केमद्रुम योग कहे, अगर श्रेष्ठ योगों की, राजयोगों की हम बात करें तो श्रेष्ठ राजयोगों में, जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया, बुधादित्य योग, गज केसरी योग, भद्र महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग, जितने भी है वो सब महानतम राजयोगों में नृप योग हो गया, विक्रम योग हो गया, मुकुट योग हो गया, ऐसे अनेकों अनेक राजयोग है श्रेष्ठ मार्ग। और जैसे श्रेष्ठ में सर्वप्रथम को गज केसरी दिया गया है अथवा बुधादित्य योग को दिया गया है, उसी प्रकार दुर्योगों में सर्वप्रथम केमद्रुम दुर्योग को दिया गया है। केमद्रुम दुर्योग व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर है तो वह राजा के घर में भी अगर जन्म ले ले तब भी व्यक्ति को दर दर भटकने पर विवश होना पड़ता है, घर घर भटकने पर विवश होना पड़ता है। अब राजा से क्या तात्पर्य, राजा से मतलब बड़े से बड़े अमीर घर में भी जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति की दुर्दशा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि अपने गलत निर्णयों के कारण जन्म कुंडली की हम बात करें तो जन्म कुंडली में वो कौन सी अवस्था होती है जिससे व्यक्ति की ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो दर दर भटकने पर मजबूर हो जाता है, अपने निर्णय सही नहीं ले पाता, गलत निर्णय हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड कलर का बटन है, 1 सेकंड से भी कम का समय लग रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं। ठीक है मित्रों, अब जन्म कुंडली की अवस्था को हम बात करें तो जन्म कुंडली, आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर देख ले, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली आप देखें या किसी भी व्यक्ति या जातक या जातिका की जन्म कुंडली अगर आप उठाकर देखें और उस जन्म कुंडली में अगर आपको ऐसी अवस्था नजर आ जाए, कैसी अवस्था, जैसे मैं बताता हूँ, इस पूरे जन्मांग चक्र में, आज मैंने कन्या लग्न की जन्म कुंडली बनाई है, इस पूरे जन्मांग चक्र में अगर आपको जहां पर भी चंद्रमा विराजमान हो, जैसे मान लीजिए कि इसके 10वें भाव में मिथुन लग्न में चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा के दोनों दोनों घरों में, आगे के घर में और पीछे के घर में, जहां भी चंद्रमा बैठे हो उसके आगे और पीछे का घर देखना है आपको। आगे और पीछे के घर में सूर्य, राहु और केतु के अलावा अगर कोई ग्रह नहीं है तो इस अवस्था में व्यक्ति की जन्म कुंडली में केमद्रुम नामक दुर्योग अथवा योग बनता है। अब जैसे मान लो ये जन्म कुंडली है, यहाँ चंद्रमा विराजमान है, यहाँ सूर्य विराजमान है, यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो इसके जन्म दुर्योग, केमद्रुम दुर्योग होगा, अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य है तब भी उसको केमद्रुम दुर्योग माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर राहु भी विराजमान है, अब केमद्रुम दुर्योग होगा, अवश्य होगा, क्योंकि राहु और सूर्य है तब भी केमद्रुम दुर्योग होगा। मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा है और यहाँ राहु है और यहाँ पर मंगल विराजमान है, अब केमद्रुम दुर्योग होगा? नहीं होगा। क्यों? मैंने क्या कहा, अगर चंद्रमा के दोनों ओर, पीछे और आगे और पीछे दोनों घरों में अगर सूर्य, राहु और केतु के अलावा कोई भी ग्रह नहीं है तब केमद्रुम दुर्योग होगा। और आगे और पीछे चंद्रमा के, सूर्य राहु के अलावा बोला तो अलावा मंगल है तो केमद्रुम दुर्योग नहीं है। ठीक है मित्रों, अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर चंद्रमा विराजमान, जैसे उदाहरण के लिए आप मानो कि यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है चतुर्थ भाव में, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए कि इसके यहाँ केतु विराजमान हो गए, ठीक है, और जैसे मान लिया जाए कोई ग्रह यहाँ नहीं, तो यहाँ केमद्रुम दुर्योग है, अवश्य है, क्योंकि केतु और राहु बैठे हो या सूर्य बैठे हो तब भी उसको कोई ग्रह नहीं बैठा, ऐसा ही माना जाएगा केमद्रुम योग की अवस्था में। तो इस अवस्था में इस जातक के केमद्रुम दुर्योग होगा। ये तो मैंने आपको जन्म कुंडली की अवस्था में बता दी। अब ये जैसे यहाँ पर हो जाए, बुध हो जाए, तब होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पंच ग्रहों में से कोई एक ग्रह, पंच ग्रह में कौन आते हैं? गुरु, शुक्र, बुध, मंगल एवं शनि, ये पंच ग्रह है। इन पंच ग्रह में से एक भी ग्रह आगे या पीछे मिल जाए तो केमद्रुम दुर्योग नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं केमद्रुम दुर्योग होगा और कैसे होगा, कब होता है, क्या इसके दुष्परिणाम है, कैसे इसकी काट निकाली जाती है, अर्थात कैसे ये भंग होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब मैंने ये तो बता दिया आपको केमद्रुम दुर्योग कैसे होता है जन्म कुंडली में। अब मैं आपको बताता हूं कि केमद्रुम दुर्योग होने पर व्यक्ति
अगर मैं ग्रंथों के बारे में बात करूं, ऋषियों ने जो कहा है केमद्रुम दुर्योग जो ग्रंथों में लिखा गया है, तो वो तो ये लिखा गया है कि व्यक्ति दर दर को भटकने को मजबूर हो जाता है राजा के घर में। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि जब भी चंद्रमा अगर अकेला विराजमान है, इसके दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति का जो मन होता है वो भटकाव की अवस्था में चला जाता है। मन को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं रहता है। और जब व्यक्ति का मन भटकाव की अवस्था में होगा, तो व्यक्ति क्या करता है कि किसी भी बात के बारे में, किसी भी निर्णय के बारे में सही तरीके से सोच विचार नहीं कर पाता है। और जब व्यक्ति कोई निर्णय अगर सही नहीं लेगा, अपने गलत निर्णय लेगा, तो आप जानते हो एक गलत निर्णय व्यक्ति को डुबा देता है। तो जब आपके सारे निर्णय गलत होने लग जाएंगे, तो आपकी क्या दुर्दशा होगी ये आप स्वयं समझ सकते हैं। बस यही कारण है कि केमद्रुम दुर्योग को बहुत ही बुरा दुर्योग कहा गया है। अब मित्रों, एक अवस्था और मैं बता दूं कि अगर मान लो कि एक प्रश्न ये भी उठ जाता है कि यार राहु केतु तो छाया ग्रह है, समझ में आता है, अगर पास में हो तो नहीं होता है, केमद्रुम दुर्योग होगा, क्यों राहु केतु तो चलो छाया ग्रह है इसलिए होगा मान लिया, लेकिन सूर्य तो छाया ग्रह नहीं, सूर्य तो सर्वश्रेष्ठ ग्रह, ग्रहों के राजा है, तब केमद्रुम दुर्योग क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि सूर्य के समीप जब भी कोई ग्रह जाता है तो वो अस्त हो जाता है, और चंद्रमा जब भी सूर्य के समीप जाएंगे तो चंद्रमा भी अस्त हो जाएंगे, ग्रहण से ग्रसित हो जाएंगे, अर्थात अमावस्या के हो जाएंगे। तो अमावस्या के जब हो जाएंगे तो व्यक्ति का मन वैसे ही बेचैन होने लगेगा, वैसे ही वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। इसीलिए सूर्य को होने पर भी केमद्रुम दुर्योग को माना गया है। अब हम आते हैं, ये मैंने सारी आपकी अवस्था बता दी, गलत निर्णय होता है ये मैंने बता दिया, आपको कैसे होता है ये सब बता दिया, जन्म कुंडली में कैसे बनता है ये सब बता दिया। अब हम आते हैं कि मान लो आपकी जन्म कुंडली में केमद्रुम दुर्योग है, तो कैसे इसको भंग माना जाए, कैसे माना जाए कि केमद्रुम दुर्योग ये भंग हो रहा है, इसके इतने बुरे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, भंग केवल एक विकल्प है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भंग है इसका मतलब ये नहीं कि 100% आप मुक्त हो गए इससे, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर भंग है तो आपको इसके दुष्परिणाम कम, बिल्कुल कम देखने को मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे अवश्य, ये मान के चलिए। तो अब भंग किस अवस्था में होगा? भंग उस अवस्था में होगा कि चंद्रमा को सारे ही बाकी बचे हुए सारे ग्रह देख रहे हो, तो ये तो बहुत ही मुश्किल अवस्था है। हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर ऐसा हो जाए तो ये थोड़ा सा असंभव टाइप है, लेकिन हो भी सकता है। पहली अवस्था ये। दूसरा ये है कि चंद्रमा पर सारे के सारे शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हो। सारे के सारे शुभ ग्रह कौन से होते हैं? गुरु सबसे शुभ ग्रह है, शुक्र सबसे शुभ ग्रह है, और बुध जो पाप ग्रह के साथ ना हो वो भी सबसे शुभ ग्रह। अगर ये तीनों ग्रहों की दृष्टि, ये तीनों एक साथ बैठे हो और चंद्रमा पर अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि डाल रहे हो, तो आप मान के चलिए कि केमद्रुम दुर्योग को भंग माना जाएगा। तीसरी अवस्था क्या है कि चंद्रमा बलवान होकर, बलवान कब होंगे? जब चंद्रमा या तो उच्च के हो या पूर्णिमा के हो, आसपास के हो, बलवान होकर केंद्र के घरों में, केंद्र के घरों में, जैसे यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो। कब? बलवान होकर, जैसे पूर्णिमा के, या फिर पूर्णिमा के कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप उच्च के होकर यहाँ 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 बैठे हो, एवं उस पर कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तब भी केमद्रुम दुर्योग को भंग माना जाएगा। ये तीन अवस्थाओं में केमद्रुम दुर्योग को भंग माना जाएगा। लेकिन फिर पुनः मैं कह रहा हूँ, यह केवल और केवल एक विकल्प है, विकल्प केवल एक बचाव का रास्ता है, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ अवस्था कुछ भी नहीं है। अतः मैंने आपको बता दिया केमद्रुम दुर्योग कब बनता है, इससे क्या नुकसान होता है। अगर मैं एक लाइन में आपको कहूँ तो केमद्रुम दुर्योग अगर किसी व्यक्ति के है तो वो अपने जीवन में कोई भी निर्णय सही नहीं ले पाएगा, निर्णय ले ही नहीं पाएगा। सही और गलत तो बहुत दूर की बात है, और जब ले ही नहीं पाएगा, सोच समझ ही नहीं पाएगा, तो उसके निर्णय गलत होंगे ही होंगे अवश्य। ठीक है मित्रों, देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा।